गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक बार पुनः पढ़ेंगे कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता बात सीधी थी पर। यह कविता कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। इसमें कथ्य के अर्थ के महत्व को परिभाषित किया गया है कि कविता का जो भाव होता है, जो अर्थ होता है, उसकी जो होती है वह महत्ता होती है, उसके महत्ता को प्रतिपादित किया गया है। इससे पहले हम लोगों ने एक पैराग्राफ पढ़ा था, एक पद्यखंड पढ़ा था। आज हम लोग इसके नीचे पढ़ेंगे पेज नंबर 18। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था। क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। संदर्भ इसका पूर्ववत हो जाएगा। प्रसंग में लिखेंगे आपकी बात के मतलब कथ्य के महत्व को जो है परिभाषित किया गया है। भाषा के चक्कर में बात का जो सौंदर्य है वो किस प्रकार नष्ट हो जाता है, इसके विषय में बताया गया है। सारी मुश्किल को धैर्य से, धैर्य जीवन में कभी भी कोई भी मुश्किल आए, कभी भी कोई भी समस्या आए तो सबसे पहले हमें धैर्य का परिचय देना चाहिए। हमें जो है वो आक्रामक नहीं हो जाना चाहिए, हमें गुस्से में नहीं हो जाना चाहिए, हमें धैर्य के साथ उस चीज़ को समझना चाहिए, शांत भाव से उसको देखना चाहिए, समस्या को समझना चाहिए, उसके बाद उसके समाधान की तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कवि की सबसे बड़ी गलती यह थी, कवि बताते हैं कि मैंने सारी बात को समझा ही नहीं कि मैंने गलती कहाँ कर दी। काव्य लेखन कविता तो मैं लिख रहा था, लेकिन मुझसे कहाँ भूल हो गई, कहाँ त्रुटि हो गई, क्या ऐसा कार्य हुआ जिसकी वजह से कविता का कथ्य समाप्त हो गया, कविता का जो प्रभाव था वो समाप्त हो गया। केवल कविता में भाषा का ही आधिपत्य जो है, शब्दों का ही आधिपत्य, शब्दों का ही जाल मात्र दिखाई दे रहा था। यहाँ गलती हो गई, क्या ऐसा हमने गलती कर दी, अपराध कर दिया जिसकी वजह से जो है भाषा जो है निष्प्रभावी हो गई। इस बात को समझे बिना, धैर्य से बिना बात को समझे, ये अचानक हम किसी के प्रति जो जजमेंट ले लेते हैं, ये अचानक किसी के प्रति हम आक्रोशित होकर के उसके साथ बुरा भला कह देते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो चाहे कोई भी समस्या हो, ये तो काव्य लेखन साहित्य के क्षेत्र में बात बताई गई है। और वैसे भी हमें यह बात समझनी चाहिए, कोई भी कार्य करने से पूर्व हमें एक बार सोचना चाहिए, चीज़ों को समझने का प्रयास करना चाहिए और अपने धैर्य का परिचय देना चाहिए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने की बजाय उसे बेतरह मतलब ठीक ठाक से नहीं, ठीक ढंग से नहीं, सटीक ढंग से ना करना, किसी कार्य को सटीक ढंग से ना करना, उसको बेतरह कहते हैं। कहते कवि जिनको जब लगा कि उनकी बात जो है, उनकी कविता का कथ्य का अर्थ नहीं निकल रहा है, तो उसको वही अर्थ निकले, उसके लिए उसको उसके जो कमी थी, उसको कमी को ना समझ करके उसमें और ज़्यादा अतिरिक्त तो उसमें प्रयोग करने लगे। जिस प्रकार अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखिए, जब आप कील हो और कील को आप सही दिशा में नहीं खोलेंगे तो वो कभी नहीं खुलेगी। अगर गलत दिशा में उसको, अगर मान लीजिए आप कील जो है उसको कस रहे हैं, अगर आप सही दिशा में कील को नहीं कसेंगे, बेतरह कसेंगे, तो वो उसकी जो कसावट होती है वो समाप्त हो जाएगी। वह जो अपना प्रभाव डालती है, जो जोड़ करके रखती है, वह भी नहीं कर पाएगी। उसी तरह से जैसे कील को उसको सही जगह से उसका दबाव बन सके और जुड़ सके, उसके लिए कील को सही दिशा में कसना पड़ता है। अगर सही दिशा में नहीं करेंगे तो स्थिति इससे भयावह हो जाएगी। उसी तरह से कवि ने भी बात को समझे बिना कि हमसे क्या गलती हो गई, क्या कमी है, बात को समझे बिना वो कील की भांति वो भी बेतरह
वो भी नहीं कि सही दिशा में, गलत दिशा में उसको कसते चला जा रहा था। और ऐसा वह क्यों कर रहा था? ऐसा क्यों कर रहा था? क्योंकि वह उस कर्तव्य यानी जादूगरी जो वह यह कर्तव्य दिखा रहा था, नए नए शब्दों का प्रयोग कर रहा था, नए नए वाक्यांशों का प्रयोग कर रहा था, नए अलंकारों का जो प्रयोग कर रहा था, उस प्रयोग में उसके उसने जो कर्तव्य जो जादूगरी दिखा रहा था उसमें साफ साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीन। तमाशबीन मतलब तमाशा देखने वाले दर्शक, ऑडियंस, श्रोता जो भी होते हैं दर्शक। सो जो भी लोग देख रहे थे या कविता कहानी सुन रहे थे वो बड़े ही आनंद के साथ भाव विभोर होकर के कवि की पीठ थपथपा रहे थे, झूठी प्रशंसा कर रहे थे, झूठी जो है वो सराहना कर रहे थे। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा श्रेणी, बहुत उच्च कोटि की कविता आपने लिखी। और इसी प्रशंसा में, इसी झूठी प्रशंसा में कवि जो था वह भाव विभोर होता चला जा रहा था। सो ऐसे लोगों पर व्यंग किया गया है जो कथ्य की मर्मज्ञता को नहीं समझते, कथ्य के मर्म को नहीं समझते और अनावश्यक शब्द जाल में उलझ करके व्यक्ति को झूठी जो है दिलासा देते हैं, झूठी जो है सराहना देते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, जिसके कारण व्यक्ति सही दिशा में न जा करके गलत दिशा की ओर वह उन्मुख होता है। इसी भांति जो था जब वह कविता में नए नए शब्दों का जो है समायोजन कर रहा था, संयोजन कर रहा था, नए लोकोक्ति, नए नए मुहावरों का प्रयोग कर रहा था, नए नए जो शब्द जाल थे वो बुन रहा था, तो उस समय उसके द्वारा किए गए जो भिन्न भिन्न प्रयोग थे उन समस्त प्रयोगों में लोगों की जो शाबाशी थी, वाहवाही थी, उसने वह जो यह कर्तव्य कर रहा था, जादूगरी दिखा रहा था, उस जादूगरी में लोगों का समर्थन मिल रहा था। उसके समर्थन के कारण उसके अंदर हौसला उसका और बढ़ता जा रहा था, उसका हौसला और ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था। वो कवि यह भूलता चला जा रहा था कि जो जिस रास्ते पर चल रहा है वह उसकी मंजिल नहीं है। यद्यपि इस रास्ते पर चलने पर उसका जो लक्ष्य तो भ्रमित होगा ही होगा और वह कभी भी जो है सही मार्ग पर नहीं पहुंच पाएगा और जो है बात वहीं की वहीं रह जाएगी। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। अंततः परिणाम स्वरूप काव्य लेखन के संदर्भ में अंत स्वरूप परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कवि को जिस बात का पहले से ही डर था, किस बात का डर था? कि कहीं कविता जो है भाषा के प्रभाव में अपना चमत्कार ना खो दे, कहीं कविता अपना अर्थ ना खो दे, कविता का जो भाव है वह निष्प्रभावी ना हो जाए। अंत में वही हुआ, आखिरकार वही हुआ। कविता का जो भाव था वह निष्प्रभावी हो गया। कविता जो थी वो भाषा के चक्कर में प्रभावहीन हो गई। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। अंडरलाइन कर लीजिए, बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मर जाना यानी बात का प्रभावहीन हो जाना, तथ्य का प्रभावहीन हो जाना। कहते अंत में वही हुआ जिसका मुझे डर था और बात प्रभावहीन हो गई, बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा के चक्कर में बेनकार बोलने लगी। अब उस कविता का कोई विशेष अर्थ नहीं था, विशेष भाव नहीं था, बस ऊपर से साफ सुथरी देखने में लग रही थी कि यह पद्य है, कविता है, लेकिन जिस कविता का जो उद्देश्य होता है वो उस उद्देश्य को वह कविता पूर्ण करने में समर्थ नहीं थी। सो यानी कविता जो है भाषा के प्रभाव के चक्कर में, भाषा के चमत्कार के चक्कर में उसका अर्थ सौंदर्य जो था वह समाप्त होता चला जा रहा था। सो कवि ने बात को निष्प्रभावी बताते हुए, बात के अर्थ को निष्प्रभावी बताते हुए जो उदाहरण दिया है, कील का, पेंच का उदाहरण दिया है कि जिस तरह पेंच को कसा जाता है, पेंच को गलत दिशा में अगर कसेंगे तो उसका जो है चूड़ी होता है, कहते हैं चूड़ी मिस हो गई, उसी तरह से चूड़ी जो है मिस हो जाती है। उसी तरह बात को अगर आप सही ढंग से किसी के सामने अभिव्यक्त नहीं करेंगे, वाक्य कौशल आपका अच्छा नहीं होगा, संप्रेषण कौशल आपका अच्छा नहीं होगा, सो आपकी बात को लोग सही तरह से वह नहीं समझेंगे और बात यूं ही गोल घूमती रहेगी और उसका अर्थ जो है वह निष्प्रभावी हो जाएगा। सो आइए देखते हैं इस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखते हैं। पेंच खोलने का तात्पर्य स्पष्ट कीजिए। पेंच को खोलने का तात्पर्य होता है अभिव्यक्ति के उलझाव को
सुलझाने में मदद करना। पेज खोलने का अभिप्राय क्या है? अभिव्यक्ति की उलझाओं को सुलझाने में मदद करना, बात को सरल ढंग से अभिव्यक्त करने का प्रयास करना, पेज खोलना। अगला है, कवि बेतरह पेंच कसता क्यों जा रहा था? क्यों जो है गलत दिशा में पेंच कस रहा था? कवि हड़बड़ी यानी तेजी में, हड़बड़ी और खींच का अर्थ होता है गुस्सा। हड़बड़ी और खींच में बिना सोचे समझे अभिव्यक्ति की जटिलता की ओर और अधिक बढ़ता चला जा रहा था। एक तरफ उसको गुस्सा था कि वो जो करना चाह रहा है वो नहीं कर पा रहा है, ऊपर से कुछ लोगों के अप्रिशिएशन भरे वर्ड्स उसको प्रमोट कर रहे थे कार्य करने के लिए, और अपने आप में ही वह जो है वो उन उलझनों से अपने आप को निकाल नहीं पा रहा था, तो इसलिए वह बात को बेतरह कसता चला जा रहा था। कवि ने अपने किस कार्य को कर्तव्य कहा? अभिव्यक्ति को बिना सोचे समझे उलझाने और जटिल बनाने को कवि ने कर्तव्य की संज्ञा दी है। अभिव्यक्ति को और अधिक बिना सोचे समझे और उलझाने को उसने क्या कहा है कि यह एक कर्तव्य, मैं जो यह कर्तव्य कर रहा था उसमें वो बड़ा ही मजा आ रहा था। तमाशबीन वाह वाह किस लिए कर रहे थे? तमाशबीन लेखक की प्रशंसा करके उसे बढ़ावा दे रहे थे। न तो जो इसमें वो बढ़ावा दे रहे थे, न तो उसमें अभिव्यक्ति का सौंदर्य था और न ही कोई अर्थ से कोई मतलब था। और वे तो तमाशबीन थे, उनका काम था तालियां बजाना, पीठ ठोकना, झूठी शाबाशी देना। यानी यह एक प्रकार का व्यंग किया गया है कि हमारे अंदर यह सामर्थ्य होना चाहिए कि हमें देखें कि हमारी प्रशंसा कर कौन रहा है, जो हम कर रहे हैं क्या वह सही है, कि हम झूठी प्रशंसा के मोह में फंसते चले जा रहे हैं और गलत दिशा में हम दिशा भ्रमित होते चले जा रहे हैं। इस पद्यांश का मुख्य संदेश स्पष्ट कीजिए कि इसमें कवि कहना चाहते हैं कि हमें धैर्यपूर्वक अभिव्यक्ति की सरलता की ओर बढ़ना चाहिए, किसी बात को सोचे समझे बिना कार्य नहीं करना चाहिए, और सोच समझकर किसी बात को उलझाना, जटिल बनाना और कठिन बनाना क्या होता है? अवांछनीय होता है, यह हमें नहीं करना चाहिए। आप सिर्फ सौंदर्य और भाव सौंदर्य में लिख लेंगे कि इसमें तमाशबीन यानी ऐसे दर्शकों के ऊपर व्यंग किया गया है जो लोगों की झूठी प्रशंसा करते हैं, लोगों को दिशा भ्रमित करते हैं। ऐसे श्रोता, दर्शक, प्रशंसक जो होते हैं यह कहीं भी सम्मान के पात्र नहीं होते, ऐसे लोगों पर व्यंग किया गया है। कवि भी पाठकों की वाहवाही लूटने के लोभ में अपनी वाणी की जटिलता को खो देता है। दूसरा शब्द प्रयोग किया गया कर्तव्य। कर्तव्य का मतलब होता है कि जादूगरी दिखाना। तो कवि को ऐसा लग रहा था कि वह इस तरह के भाषा का प्रयोग करके वह जादूगरी दिखा रहा है, सो यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी। हम गलत कार्य करके भी अपने आप को जादूगर समझते हैं। कर्तव्य शब्द भी व्यंग्यपूर्ण है। जानबूझकर भाषा को कठिन करना साधना नहीं है, कोई कर्तव्य या करिश्मा हो सकता है। मतलब इसको हम साधना नहीं कह सकते हैं। साधना मतलब अपनी भावनाओं को पवित्र करना यह नहीं हो सकता, अपने इंद्रियों को परिष्कृत करना यह नहीं हो सकता है। पेच कसने का बिंब बनाया गया है। भाषा सरल और सजीव है। यद्यपि यह जो कविता है यह कविता विचारात्मक कविता है। यह पद्य है, लेकिन पद्य होते हुए भी यह गद्य है। इसमें विचार करने के लिए, हमें सोचने के लिए कवि ने जो है वह प्रेरित किया है कि आप इस कविता को पढ़िए और सोचिए कि क्या आप भी कोई भी कार्य करते समय इसी हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देते हैं क्या, और समस्या को सुलझाने की बजाय क्या आप चीज़ों को और ज़्यादा उलझा देते हैं। सोचिए और उस पर विचार करिए। नेक्स्ट आप लोग इस वीडियो में इसको कविता को पढ़ लीजिएगा, इस पर